ओके। नमस्कार साथियों साथियों स्वागत है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट औरैया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं सभी साथी, बताएंगे एक बार। क्या सभी साथी बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और पढ़ने के लिए एक बार फिर से तैयार हो चुके हैं? तो सभी साथी जुड़ जाएंगे फटाफट से, बिल्कुल बिना किसी देरी के सभी साथी जुड़ जाएंगे। तो जैसा कि साथियों आप लोग जानते थे, ये अपना आरआरबी एनटीपीसी के लिए भागीरथ बैच चल रहा है। बहुत शानदार तरीके से, बहुत जोर शोर से चल रहा है, जिसमें हम लोगों ने अब तक रीजनिंग के 2 चैप्टर कवर कर लिए हैं, जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिसमें से एक है आपका वेन डायग्राम, लॉजिकल वेन डायग्राम, जिससे लगभग 1 से 2 सवाल आपके आते हैं। और वही दूसरा चैप्टर था आपका न्याय निगमन न्याय संगत, जिसके भी आपके 2 से 3 सवाल आते हैं। ऐसे हमने जो आपके 2 चैप्टर कवर कराए, उनसे लगभग आपके 4 से 5 सवाल आपके एनटीपीसी के एग्जाम में बनने वाले हैं। उसी तरीके से महत्वपूर्ण चैप्टर्स की श्रेणी में, उसी क्रम में हम लोग एक ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को आज पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में लोग पढ़ने से और टीचर्स पढ़ाने से डरते हैं। बिल्कुल जी हां। और इस चैप्टर को हम लोग इतनी शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आपने इस तरीके से इस चैप्टर को पढ़ा हो कभी आज से पहले, तो आप कमेंट में बता देना कि सर हमें इस तरीके से इस टीचर ने चैप्टर पढ़ाया है। हमारा दावा है कि आप ये नहीं कह के जा पाओगे। कैलेंडर को आज हम पढ़ाने वाले हैं साथियों। तो आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है कैलेंडर, और कैलेंडर को इतने बेसिक से लेकर इतनी डेप्थ की बातें बताएंगे आपको। कैलेंडर के इतिहास को बताएंगे, कैसे कैलेंडर का उद्भव हुआ, सारी चीजें बताएंगे आपको। एक भी डाउट नहीं रहेगा आपका कैलेंडर के संदर्भ में। आपको बताएंगे कि भारत के साथ कितना बड़ा धोखा किया है कैलेंडर बनाने वाले ने। बिल्कुल सभी बातों को बताएंगे। उससे पहले एक सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, और अगर आप उसका जवाब दे पा रहे हो तो आपको कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं है, और अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको कैलेंडर पढ़ने की जरूरत है। आप कितने भी होशियार बने रहना, आपको कैलेंडर चैप्टर हमसे एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। वो कौन सा सवाल है सर? सवाल एक ही है कि सर अगर हम आपसे पूछें कि ये वर्ष जो चल रहा है कौन सा चल रहा है, आप क्या जवाब देंगे? बताएं जरा। अगर हम आपसे पूछें कि जिस समय पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वर्तमान में, ये कौन सा वर्ष चल रहा है, तो हमें पता है कि यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, 100% व्यूअर्स ये कहेंगे कि सर जो ये वर्ष चल रहा है 2024 चल रहा है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ठीक है, मान लो आपकी बात मान ली 2024 चल रहा है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हम आपके टीचर आपसे ये कह रहे हैं कि ये वर्ष 2024 चल रहा है, जो आप कह रहे हैं ठीक है, आपकी बात मान ली, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ष चल रहा है ये वर्ष 1946 चल रहा है, तो क्या आप मानने के लिए तैयार हैं? बोलो जरा साथियों, क्या आप मानने के लिए तैयार हैं कि ये वर्ष 1946 चल रहा है? आप कहेंगे सर हम नहीं मानने वाले, क्योंकि ये वर्ष 2024 चल रहा है। आप कह रहे सर 1946 चल रहा है, लेकिन हमारा ये दावा है और आपसे वादा है कि इस क्लास के एंड तक आपको बता देंगे कि जो आप 2024 कह रहे हो वो 24, और हम जो कह रहे हैं 1946, तो हम आपको साबित कर देंगे कि ये जो वर्ष चल रहा है ये 2024 और 1946 दोनों है। आप कहेंगे सर ये बात साबित कर देंगे? बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, हम ये भी साबित कर देंगे कि ये वर्ष तुम्हारा 2024, 1946 और ये 2082 भी है। कितना है साथियों? 2082 भी ये चल रहा है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 2082 भी है, 2024 भी है, 1946 भी है? और हम कहेंगे बस इतना नहीं, अभी और भी है कि ये 2024 भी है और तुम्हारा 1946 भी है, ठीक है, और 2082 भी है, और इसके अलावा ये 1402 ईस्वी भी चल रही है। आप कहेंगे सर एक वर्ष इतना कैसे हो सकता है? तो भाई हो सकता है, हम आपको बताएंगे। तभी तो हम कह रहे हैं कि अगर आप ये नहीं जानते हो तो आपको जानना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए कैलेंडर, और हमसे तो विशेषकर पढ़ना ही चाहिए, जो आपको कैलेंडर की ऐसी हिस्ट्री बताएंगे जिसके बारे में आप लोगों ने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। और ये ज्ञान जो आपका अधूरा है, ये आपको मूर्खता की ओर ले जा रहा है। जो आपको ज्ञान ये नहीं था, जो आज हम बताने वाले हैं, ये ज्ञान आपको मूर्खता की ओर ढकेल रहा है, जिसको आपको हासिल करना था। आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कोई मायने नहीं रखता, पर कैलेंडर का ये ज्ञान हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो हम आज बताने वाले हैं। और अगर आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं तो आपको तो ये 100% होना चाहिए था। चलिए वो कौन सी बातें हैं आज हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए जरा, यहां पे लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ कैलेंडर। तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट कहने वाली बातें होती हैं वो आज हम आपको बताएंगे कि कॉन्सेप्ट एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेडिंग में क्या है, भारत में कैलेंडर के प्रकार। आप कहेंगे जी सर ये क्या बात हो गई, भारत में कैलेंडर के प्रकार? हम तो एक ही कैलेंडर पढ़े हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अरे भाई तुमने अभी कुछ नहीं जाना कैलेंडर के बारे में, तुम अभी कैलेंडर के बारे में जीरो ज्ञान रखते हो। तुम्हें आज जो कैलेंडर के बारे में ज्ञान मिलने वाला है उससे तुम्हारा जीवन निश्चित ही धन्य हो जाएगा। बिल्कुल
चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कैलेंडर के नाम के बारे में। तो आप कहेंगे सर नाम में क्या रखा है? अरे भाई नाम में ही तो सब रखा है, और फिर कहाँ रखा है? लाओ हमारे पास, ठीक है। तो कैलेंडर के नाम की जो उत्पत्ति है साथियों, ये रोमन शब्द, एक रोमन में जो रोम का एक शब्द है, जो इसका नाम है कैलेंडस, उससे इसका शब्द निकला हुआ है कैलेंडर, ठीक है। ये रोमन शब्द कैलेंड से बना हुआ शब्द है कैलेंडर। धीरे धीरे सारी चीजों को आपको बताएंगे, जिसका अर्थ साथियों क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि कैलेंडर को बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। अरे भाई क्यों कैलेंडर बनाया गया? ना बनाते कैलेंडर क्या खाने को दे जाता हमें? ना बनाते तो क्या जीवन नहीं चल रहा था? बिल्कुल भाई, कैलेंडर अगर ना बनाते तो शायद आपका जीवन जो आप जी रहे हैं आज, जो हम जी रहे हैं, जो पूरा हमारा समाज जी रहा है, जो पूरा देश जी रहा है, जो पूरा विदेश जी रहा है, शायद वो जीवन हम लोग ना जी पाते। बिल्कुल ऐसा इसलिए क्योंकि कैलेंडर ये डिसाइड करता है, इसी से हम अपने जीवन के कामों को, कर्तव्यों को और टाइम टेबल को, दिनचर्या को, सबको डिसाइड कर पाते हैं। आज हम अगर आपको जिस टाइम पर पढ़ाने आए हैं, ये टाइम हमने कैसे निर्धारित किया? क्योंकि कैलेंडर हमारा सुव्यवस्थित है। आज हम अगर बता पाते हैं कि आज इतनी तारीख है, आज 18 तारीख है, ठीक है, कल 17 तारीख थी, कल 19 तारीख होगी, आज ये दिन है, कल वो होगा, ये महीना तब है, और ये सारी चीजें हम जो प्लानिंग कर पाते हैं कि हमें जनवरी में वहां जाना है, मार्च में हमें वहां जाना है, फरवरी में हमें ये काम है, अप्रैल में हमारे एग्जाम है, तो ये सब जानकारी कैसे पता चलेगी? ये सब तब पता चलेगी जब हम अपने समय को सुव्यवस्थित क्रम में रखेंगे। तो सुव्यवस्थित क्रम में रखना ही कैलेंडर कहलाता है। अपने समय को सुव्यवस्थित करना ही क्या कहलाता है साथियों? कैलेंडर कहलाता है। तो बिल्कुल अपने समय को हमने सुव्यवस्थित क्रम में आवंटित कर दिया, और उसी से शब्द निकला है कैलेंडर। और आपको बता दें साथियों कि दुनिया में लगभग हर एक देश के पास अपना एक खुद का कैलेंडर है। बिल्कुल आपको ये बात जान के आश्चर्यजनक लगेगी कि दुनिया में लगभग हर एक देश ऐसा है जिसके पास अपना खुद का कैलेंडर है। और हम अगर वहीं बात करें भारत की, क्योंकि स्पेशली हम भारत के कैलेंडर्स को पढ़ेंगे, तो भारत में साथियों आपने उम्मीद नहीं करी होगी उतने कैलेंडर हैं। क्या सर 100-200 कैलेंडर हैं? नहीं भाई, लेकिन फिर भी आप जरा सोचो भारत में कितने कैलेंडर होंगे, फिर उसके बाद हम जब आगे बताएंगे तो आप बताना फिर क्या आपने सही सोचा था। तो बिल्कुल चलते हैं भाई। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में 4 प्रकार के कैलेंडर साथियों होते हैं, जिनका पालन भारत में आज भी किया जा रहा है लोगों के द्वारा। आप कहेंगे सर 4 प्रकार कैलेंडर थे, हमें तो नहीं पता था। अरे तुम्हें अभी कुछ नहीं पता है, तुम्हें आगे वही तो सब बताना है जो तुम्हें मूर्खता की ओर ढकेल रहा है। बिल्कुल, तो भारत में सर 4 प्रकार के कौन कौन से कैलेंडर हैं? तो सर विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर। अरे सर इनके तो कभी नाम ही नहीं सुने थे। अरे भाई कैसे सुनोगे? तुम जिन जगहों पे जिन टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, वो अधूरा ज्ञान आपको दे रहे हैं। ये जानकारी आपको कौन बताएगा कैलेंडर के बारे में? कि कैलेंडर आपको सिर्फ इतना बता दिया गया कि कैलेंडर में एक कैलेंडर होता है जिसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल से दिसंबर तक महीने होते हैं। ये कौन बताएगा तुम्हें कि भारत में 4 प्रकार के आज भी कैलेंडर चल रहे हैं, जिनके नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, जिनमें एक नाम आपका आता है विक्रम संवत कैलेंडर, दूसरा नाम आपका आता है शक संवत कैलेंडर, तीसरा आपका आता है हिजरी संवत कैलेंडर, और चौथा आपका नाम आता है साथियों ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिस पर ज्यादातर लोग बात करते हैं, बाकी 3 पे तो कोई बात ही नहीं करता है। बिल्कुल उन सभी चीजों के सभी एरियाज को आज हम लोग टच करने वाले हैं। तो 4 प्रकार के साथियों कैलेंडर हैं, एक एक को हम लोग डिटेल में आज समझने वाले हैं। सबसे पहले साथियों आज हम बात करेंगे किस कैलेंडर की? विक्रम संवत कैलेंडर की। सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे विक्रम संवत कैलेंडर की। तो जो साथियों विक्रम संवत कैलेंडर है, उसके इतिहास के बारे में आपको जानना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दें साथियों कि ये भारत का एक प्रमुख कैलेंडर है, जिसका उपयोग आज भी हिंदू कई समुदाय इसका उपयोग आज भी भारत में कर रहे हैं। बिल्कुल, और साथियों इसका नाम जो है राजा विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है, और उन्हीं ने इस कैलेंडर का पुनरुद्धार किया था। और इस कैलेंडर का पुनरुद्धार कब किया है साथियों? तो इसका पुनरुद्धार किया है 58 ईसा पूर्व में। कब किया गया है? 58 ईसा पूर्व में। किस ईसा पूर्व में? बिल्कुल 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत कैलेंडर का उद्धार किया गया है, विक्रम संवत कैलेंडर बनाया गया है। आगे बढ़े साथियों, तो विक्रम संवत कैलेंडर में कुछ विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम विशेषता की अगर बात करें, तो आप जानते हैं जिस कैलेंडर को आप पढ़ते हैं साथियों, जिसमें आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। और आप जानते होंगे कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ये सूर्य की
दिशा के हिसाब से इस कैलेंडर का निर्धारण किया गया है। पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने के द्वारा इसका निर्धारण किया गया है। जबकि जो विक्रम संवत कैलेंडर है, यह आपको जान के अचरज महसूस होगा कि यह कैलेंडर जो है ये चंद्रमा पर आधारित है। किस पे आधारित है साथियों? ये चंद्र पर आधारित कैलेंडर है। हाँ, ये अलग बात है, ये समान बात है कि इसमें भी साथियों 12 महीने होते हैं। कितने महीने होते हैं साथियों? 12 महीने। बहुत अद्भुत बातों के साथ चीजों को आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो इसमें कितनी बातें हैं? इसमें सर 12 महीने हैं। आगे बढ़ते हैं। सर इसमें एक महीना अधिक होता है। बिल्कुल 12 महीना होते हैं जनरली, लेकिन एक महीना इसमें अधिक होता है। कब? जिसे हम लोग अधिमास भी बोलते हैं या हम लोग उसको मलमास भी बोलते हैं विक्रम संवत में। यह साथियों लगभग 3 साल में होता है। हर एक 3 साल में लगभग होता है। थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे इसमें चलता रहता है। आगे बात करें साथियों, जो विक्रम संवत है इसमें भी सर कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, जिसमें एक दिन आपका अतिरिक्त मास में जोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ये जानकारी थी, आपने देख ली। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब इस जानकारी को और अच्छे समझिए कि जो विक्रम संवत का महत्व है वो क्यों महत्व है। तो साथियों जो हिंदू धर्म है इसमें इसका बहुत ज्यादा महत्व है। क्योंकि हिंदू धर्म में जिस कैलेंडर का महत्व है, क्योंकि जो हमारे त्योहार हैं हिंदू धर्म के, जो हमारे उत्सव हैं, उनकी जो तिथियां होती हैं वो आज भी विक्रम कैलेंडर से ही डिसाइड होती हैं, विक्रम संवत कैलेंडर से। साथियों इसका उपयोग जो है ये विभिन्न धर्मों और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किया जाता है। बिल्कुल। और साथियों ये कैलेंडर जो है भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिल्कुल आज भी इसका चलन चल रहा है। भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर इस कैलेंडर का उपयोग आज भी किया जा रहा है, भली भांति किया जा रहा है। हम बताएंगे आगे कौन कौन से एरिया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि भारत में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विक्रम संवत कैलेंडर का उपयोग आज भी किया जा रहा है। तो आप कहेंगे सर अपना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और झारखंड, ये ऐसे आपके 7 एरिया हैं जहां पर आज भी भारत में विक्रम संवत कैलेंडर का उपयोग किया जा रहा है। आपको नहीं पता था, आपको लगता था सिर्फ जनवरी फरवरी आता है, और इसके हिसाब से जनवरी फरवरी नहीं होता है। बताएंगे आगे क्या होता है, डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। आज भी विक्रम संवत कैलेंडर का उपयोग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था हिंदू धर्म के लिए। बहुत बढ़िया। अब साथियों बात कर लेते हैं शक संवत की। किसकी बात कर लेते हैं? शक संवत की। शक संवत के लिए साथियों महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि सब शक संवत जैसे विक्रम संवत है उसी तरीके से अपना शक संवत भी एक कैलेंडर है जो हिंदू धर्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल। तो साथियों जो शक संवत है ये एक प्राचीन भारतीय कैलेंडर है जिसका उपयोग आज भी कई हिंदू समुदाय ऐसे हैं जो इसका उपयोग किया करते हैं। और साथियों ये कैलेंडर जो शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? 78 ईस्वी में। आपने देखा कि जो विक्रम संवत कैलेंडर है ये 58 BC में शुरू हुआ है, और जो ये कैलेंडर है अपना कौन सा शक संवत कैलेंडर है ये कब शुरू हुआ है? ये 78 ईस्वी में शुरू हुआ है। बात समझ पा रहे साथियों? और इसका राजा सल एक हुए हैं, उनके द्वारा इस कैलेंडर की शुरुआत करी गई है। लेकिन साथियों इसका नाम अब बाद में क्या पड़ गया? बाद में शक संवत पड़ गया। बहुत बढ़िया जानकारी, बहुत अच्छे तरीके से आपको ये अर्जित करनी है। अच्छा, शक संवत की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, उन विशेषताओं को भी हम लोग समझेंगे कि शक संवत में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शक संवत की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो आप जरा ध्यान से देखें कि साथियों शक संवत में कुल 12 महीने होते हैं। आप कहेंगे सर विक्रम संवत में भी 12 महीने होते हैं। हाँ बिल्कुल, विक्रम संवत में भी 12 महीने होते हैं, शक संवत में भी 12 महीने होते हैं। और आपको हम आगे बताएंगे कि जितने भी हमारे कैलेंडर हैं, चाहे वो ग्रेगोरियन हो चाहे वो हिजरी संवत हो, सब में 12 महीने होते हैं। और आगे ये भी बताएंगे कि अपने देश के कैलेंडर की चोरी करके लोगों ने अपना नाम कैसे आगे बढ़ा लिया। अपने खुद के देश के कैलेंडर की चोरी करके उन्होंने अपना कैलेंडर आगे बढ़ा लिया। उनकी चोरी भी हम बताएंगे कि जहां पे भारत का हिंदू कैलेंडर शक संवत सबसे पुराना कैलेंडर था, वहीं पर लोगों ने उसकी चोरी करके अपने देश का कैलेंडर बना लिया, उसको डेकोरेट करके। हमने लोगों से सुना था कि लोग चोरी करके, लोग जो हैं लोगों की नकल करके आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन यहां पे साथियों कुछ उल्टा हो गया। नकल करके अपने देश के कैलेंडर की, और उन्होंने एक कैलेंडर बना दिया जो अपने से आगे निकल गया, और आज पूरे विश्व भर में उनका कैलेंडर चल रहा है और हमारे कैलेंडर को दबा दिया गया है। हम आपको आगे बताएंगे कि हमारे कैलेंडर से उन्होंने नकल करके कैसे बनाया था। आप बने रहिएगा वीडियो में, आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है।
जिनमें से साथियों 12 महीने में 30 और 31 दिन होते हैं, आप जानते हैं बिल्कुल। शक संवत साथियों, शक संवत बिल्कुल। अब ध्यान समझना, जो शक संवत होता है इसमें जो 12 महीने होते हैं, जैसे आपने ग्रेगोरियन कैलेंडर पढ़ा जिसमें पहला महीना जनवरी होता है, लेकिन साथियों शक संवत में पहला महीना जनवरी नहीं होता है। इसमें आपने अपने माता पिता दादा दादी को कहते सुना होगा कि चैत आ गया है, अब है ना, पूस आ गया है, माओ आ गया है, फागुन आ गया है। तो ये कौन से महीने हैं साथियों? ये हिंदू कैलेंडर के महीने हैं। हमारे कल्चर में अभी भी पुराने लोगों के जहन में वो नाम बसे हुए हैं, और हम अपने त्योहारों को, अपने सेलिब्रेशंस को उन्हीं के अकॉर्डिंग मनाते हैं, ना कि जनवरी फरवरी के अकॉर्डिंग। तुम सिर्फ इस पीढ़ी के लोग मूर्ख होते चले जा रहे हो, और आगे वाली पीढ़ी के लोग मूर्ख होते चले जा रहे हो, जो सिर्फ और सिर्फ जनवरी यानी कि न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे 1 जनवरी को। अरे मूर्ख, तुम तो जानते ही नहीं हो कि तुम्हारा न्यू ईयर कब आता है। पहले वो तो जान लो, दूसरे का न्यू ईयर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? तुम्हारा न्यू ईयर कब आता है वो तो तुम्हें जानना पड़ेगा। तुम तो न्यू ईयर को तब मान रहे हो कि 1 जनवरी न्यू ईयर आ गया। अरे भाई, वो तुम्हारा न्यू ईयर नहीं है, तुम्हें धोखे में रखा गया है, वो तुम्हारा न्यू ईयर नहीं है। पहले जानो तुम्हारा न्यू ईयर क्या है, तब सेलिब्रेट करना। तुम तो ऐसे ही अंधे में कुछ भी तीर मार रहे हो। समझ पा रहे हो बात को? तो जानो, तुम्हारा जो न्यू ईयर है वो शक संवत के साथ चलता है, जो हिंदू कैलेंडर है वो शक संवत के साथ चलता है। शक संवत को ही साथियों 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अपने भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर घोषित किया गया था, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, राष्ट्रीय पंचांग। बिल्कुल, राष्ट्रीय पंचांग ही शक संवत है, शक संवत ही राष्ट्रीय पंचांग है, और वही अपना हिंदू कैलेंडर है जिसका 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 उद्भव बहुत समय पहले हुआ है, उससे पहले किसी कैलेंडर का उद्भव नहीं हुआ है। और जितना भी हमारा समय है, जितने भी हमारे त्योहार हैं, जितने भी हमारे उत्सव हैं, सब उन्हीं के अकॉर्डिंग आज भी मनाए जाते हैं। ये हमारे कल्चर में है, ये हमारी परंपरा में है। बात समझ पा रहे हो? चलिए, और ये महीना जो है साथियों हिंदू कैलेंडर का चैत से शुरू होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोई दिक्कत नहीं सर, हम जनवरी कहते हैं वो चैत कहते हैं। बहुत बड़ी भूल में हो तुम जनवरी कहते हो और वो चैत कहते हैं, तो बात एक ही है। अरे भाई, क्यों इस गलत फहमी में हो? जनवरी और चैत अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं? जो तुम्हारे लिए जनवरी है वो चैत नहीं है। क्यों? क्योंकि चैत का महीना जनवरी से नहीं शुरू होता है। कुछ लोगों को लगता है कि हम चैत बोल रहे वो जनवरी बोल रहे, बात बराबर है। अरे भाई, कतई नहीं है बात बराबर। चैत का मतलब होता है, ये महीना चैत का मार्च और अप्रैल से शुरू होता है, और तुम्हारा कैलेंडर मार्च और अप्रैल से शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर नवरात्रि के समय वो तुम्हारा असली नववर्ष है, और तुम जिस नववर्ष को मना रहे हो वो तुम्हारा नववर्ष है ही नहीं। तुम तो सिर्फ भ्रम फैलाए जा रहे हो, और तुम भी भ्रम फैला रहे हो, तुम खुद भ्रमित हो और आने वाली पीढ़ी को भी भ्रमित कर रहे हो। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं। ये मार्च और अप्रैल में मेनली कैलेंडर पड़ता है, जिसमें चैत्र का महीना पड़ता है। आगे बात करें, शक संवत क्यों महत्वपूर्ण है? तुम जो ये कहते फिरते रहते हो दिनांक, तारीख, महीना, ये भी शब्द तुम्हारे नहीं है। तुम्हारे शब्द हैं क्या? तिथि, वार, पक्ष, ऋतु, इनका महत्व है। ठीक है, बिल्कुल। शक संवत में साथियों त्योहार, अवकाश के जो दिन हैं वो डिसाइड की जाते हैं। तुम्हारी पवित्र होली, दीपावली, रक्षाबंधन इत्यादि जो त्योहार हैं, ये अपने शक संवत के हिसाब से, राष्ट्रीय पंचांग के हिसाब से, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलते हैं। तुमने देखा होगा कि अगर कभी ऐसा हुआ होगा तुम्हारे साथ, तुमने अनुभव किया हो कि जैसे पिछली बार होली 18 मार्च को पड़ी थी, 14 मार्च को पड़ी थी, तो जरूरी नहीं इस बार 14 मार्च को पड़ी। अगर वही तुम्हारा कैलेंडर होता, तो अगर उस बार 14 मार्च को पड़ी थी तो इस बार भी 14 मार्च को पड़नी चाहिए। क्या तुमने कभी विचार किया ऐसा? नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस बार 14 मार्च को पड़ी थी, क्योंकि वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से डिसाइड हुई थी। अगर इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर से चल रहा होता तो 14 मार्च वहां भी, तो 14 मार्च इस बार भी, अगली बार 14 मार्च। नहीं चल रहा भाई उस हिसाब से, वो हमारे कैलेंडर के हिसाब चल रहा है। तुमने कभी इस पे विचार ही नहीं किया। तुम तो बस न्यू ईयर सेलिब्रेट करो, तुमने कभी विचार नहीं किया इन चीजों पे, है ना? तुम्हें तो बस ऐसा वो करना है। आगे बढ़ते हैं। शक संवत का महत्व क्या है? बहुत बढ़िया। शक संवत साथियों हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और शक संवत का उपयोग आज भी हिंदू समुदाय विक्रम संवत भी और शक संवत दोनों का करते हैं। त्योहारों और अवकाश दोनों को मनाने के लिए किया जाता है, और यह हमारी भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसको हम कभी छोड़ने नहीं देंगे। आगे बढ़ते हैं।
बिल्कुल, ये वही बात आ गई जो हम बता के आए हैं कि साथियों राष्ट्रीय पंचांग और शक संवत दोनों एक ही हैं। ये गलतफहमी में ना रहना कि राष्ट्रीय पंचांग अलग है, शक संवत अलग है। दोनों एक ही कैलेंडर हैं, राष्ट्रीय पंचांग और शक संवत। बिल्कुल। और हमने बताया कि भारत सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1957 ने राष्ट्रीय पंचांग को यानी कि शक संवत को अपना लिया था। बिल्कुल। और ये जो शक संवत है इसमें 12 महीने होते हैं और इस 12 महीने में जो पहला महीना होता है चैत का होता है, जो मार्च और अप्रैल में पड़ता है। बहुत बढ़िया, ये जानकारी आपको होनी चाहिए, नहीं तो आप बहुत अंधकार में ढकेले जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। राष्ट्रीय पंचांग का उपयोग भारत में आधिकारिक तौर पर भी किया जाता है क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। बिल्कुल। तीज त्योहार इसी के हिसाब से डिसाइड होते हैं, ना कि हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। आजकल शक संवत का उपयोग मुख्य रूप से धार्मिक और सांस्कृतिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर, बिल्कुल, ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग ये किसके लिए, ये व्यवसाय के लिए और प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। जिस कैलेंडर को तुम लोग पढ़ रहे हो इसको व्यवसाय के लिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे चूंकि मान्यता प्राप्त हो चुका है तो अब हमारी मजबूरी बन गई है। लेकिन हम आपको बता देंगे आगे चल के कि ये कैलेंडर जो है ये हमारे कैलेंडर से ही चोरी किया हुआ है, उसी में थोड़ा सा संशोधन करके उन्होंने कैलेंडर बना लिया है। हमारा कैलेंडर प्रमुख है, हमारा कैलेंडर मेन है, वही पहले था हिंदू कैलेंडर। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हिजरी संवत की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो जैसे अपने हिंदू धर्म में अपना विक्रम संवत और शक संवत है, ऐसे ही हिजरी संवत भी इस्लाम में एक महत्वपूर्ण कैलेंडर माना जाता है। और ये साथियों जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए थे 622 ईस्वी में। उस समय को प्रवास बोला जाता है और हिजरत बोला जाता है। तो उसी समय को एक हिजरत मान के इस कैलेंडर की शुरुआत करी गई थी, जिसका नाम है हिजरी संवत। क्या नाम है साथियों, हिजरी संवत जिसका नाम है। जब पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का से कहां गए थे, मक्का से मदीना चले गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल उसी घटना के बारे में यहां पे चर्चा है। हिजरी कैलेंडर साथियों जो हिजरत की घटना है 622 ईस्वी में हुई थी और पहला हिजरी वर्ष एक हिजरी कहलाया है। और साथियों ये भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कैलेंडर जो है चंद्र पर आधारित है। और एक और कैलेंडर हुआ जिसका नाम है लूनर कैलेंडर, ये उस पर मेनली आधारित है। हमने बताया दुनिया में बहुत सारे कैलेंडर हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल। और साथियों महीने तो इसमें भी 12 होते हैं, लेकिन इसके जो महीने हैं वो जैसे मुहर्रम कुछ पॉपुलर हैं, जो मुस्लिम भाई होंगे वो जानते होंगे, बाकी हिंदू भाई कुछ लोग तो पॉपुलर जी जानते होंगे, जैसे मुहर्रम हो गया, ठीक है, रमजान का महीना हो गया, तो कुछ महीने जानते होंगे कि ये होते हैं। और हम बता दें कि ऐसा नहीं है कि अगर अपना चैत्र जो है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मार्च अप्रैल में पड़ता है, ईसाइयत का कैलेंडर है ये ग्रेगोरियन, जो जिसमें जनवरी में न्यू ईयर पड़ता है। तो अब ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से अगर न्यू ईयर की बात करें तो इनका ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्लाम धर्म का जो न्यू ईयर है वो सितंबर और अक्टूबर में पड़ता है। कब पड़ता है, सितंबर और अक्टूबर में। सबका न्यू ईयर अलग अलग। समझ पा रही बात को, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। देखो, हर महीने की शुरुआत चंद्र दर्शन से की जाती है और यह इस्लामी दुनिया का एक बहुत महत्वपूर्ण कैलेंडर माना जाता है। अब बात करते हैं साथियों लास्ट के कैलेंडर की, जिसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और इस कैलेंडर को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता प्राप्त है, इसीलिए हम अपने हिंदू कैलेंडर के अलावा इसको भी पढ़ते हैं इंटरनेशनल कैलेंडर के हिसाब से। और यही चूंकि हमारे सिलेबस में है तो इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन हमारा काम था कि आपको इतिहास से रूबरू कराना, और अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, हमारा काम अभी अधूरा है। हम आपको कल की क्लास में ये बताएंगे कि इस कैलेंडर को आप कैसे सीखेंगे और इस कैलेंडर को बनाते समय अपने कैलेंडर का कैसे उपयोग किया गया है, और अपने कैलेंडर को ही थोड़ा बहुत साज सज्जा में ढाल के इस कैलेंडर को बना दिया गया है। ये हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। ये कैलेंडर की इंट्रो क्लास है। इस क्लास में जैसे आप लोग कमेंट करेंगे, जितना पॉजिटिविटी के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, जितना आप इसको प्यार देंगे, उसी हिसाब से कल की क्लास में उसी जोर शोर तरीके से लगभग 7 से 8 क्लासेस में कैलेंडर को संपूर्ण खत्म करने का प्रयास हम करेंगे। और इसी उम्मीद से करेंगे कि आप इस वीडियो को बहुत शानदार तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको सपोर्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग साथियों इतना ही रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।